गोपाल कृष्ण गोखले को राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के उदारवादी नेता के रूप में हम सभी जानते हैं, जिन्होंने संवैधानिक और उदारवादी मार्ग को अपनाते हुए भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। गोखले, जो एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे, डॉक्टर वर्मा ने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा था कि गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास के जानकार तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दादा भाई नौरोजी की भांति उन्हें भी राजनीति के आर्थिक आधारों के अध्ययन में रुचि थी। तो आज हम इस लेक्चर में गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों पर डिस्कस करेंगे। उन्होंने अपने आर्थिक विचारों के माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अहम सुझाव दिए, जिनके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि गोखले के आर्थिक विचार। जब हम गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों पर चर्चा करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो यह है कि उन्होंने भारत के भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह किया था। गोपाल कृष्ण गोखले का समय वो समय था जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। प्रशासन की संपूर्ण डोर ब्रिटिश साम्राज्य के पास थी। यद्यपि वो ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करते थे, उनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के कारण भारत में राष्ट्रीय और राजनीतिक एकता स्थापित हुई है। हमें ब्रिटिश लोगों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता जैसे बातों को जानने का अवसर मिला है। लेकिन गोखले अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। गोखले उस समय भारतीय जनता जो गरीबी की ओर बढ़ रही थी उसको लेकर चिंतित थे, और उन्होंने इस गरीबी का मूल कारण यह बताया कि जो ब्रिटिश प्रशासन है उनके द्वारा सैनिक खर्चों पर बहुत अधिक व्यय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रशासनिक पद हैं उसमें ये जो यूरोपियन अधिकारी बैठे हुए हैं वो बहुत ऊंचा, यानी कि बहुत बड़ा वेतन ले रहे हैं। काफ़ी उनकी सैलरी बहुत अच्छी सैलरी थी। तो कहते इन्होंने सुझाव दिया कि एक आरक्षित सेना की स्थापना की जाए, जिसमें भारतीयों को बड़ी संख्या में शामिल किया जाए। अब बड़ी संख्या में भारतीयों को अधिकारी पद देने से व्यय की या खर्चे की कमी होगी, क्योंकि सेना के भारतीय अधिकारियों को यूरोपियन अधिकारियों की तुलना में कम वेतन भत्ते देने होंगे। ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले का विचार था। उनका मानना था कि जो सेना है, सेना में भी अधिक से अधिक भारतीयों को रखा जाना चाहिए। एक तो उन्हें रोजगार मिल सकेगा और वो कम वेतन में भी अपना कार्य पूर्ण करेंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रशासनिक पद हैं उनमें भी यूरोपियन अधिकारियों के बजाय भारतीय अधिकारियों को नियुक्त करके प्रशासनिक खर्चों में कमी लाई जा सकती है। सेकंड, उन्होंने जो विचार दिया वो था भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। देखिए, ये हम सभी जानते हैं, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि भारत में रेलों को लाने का श्रेय अंग्रेजों को है। और आज देखिए जो रेल सेवा है वो भारत के विकास में अहम रोल अदा कर रहा है। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे विचारक थे, उन्होंने रेलों के विस्तार का विरोध किया। उनका विचार था कि रेलों पर बहुत भारी खर्चा किया जा रहा है। यद्यपि रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है, जो अकालग्रस्त एरिया था वहाँ पर खाद्य पदार्थ हैं वो इजीली पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने मानवीय कारणों के कारण रेलों के विस्तार का विरोध किया। वो रेलों को
भारत के आर्थिक शोषण का कारण मानते थे। उनका मानना था कि रेलों की मदद से भारत के गांवों से अनाज और कच्चा माल बंदरगाहों तक और वहां से विदेश भेजा जाता है। क्योंकि जब रेलें नहीं थी, रेल सेवा प्रारंभ नहीं हुई थी, तो गांवों से कच्चा माल विदेशों में ले जाना बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन जैसे ही रेल प्रारंभ हुई तो अंग्रेज लोग रेलों के माध्यम से कच्चा माल और अनाज बड़े ही आसान तरीके से विदेशों में पहुंचा जा रहे थे, और विदेशों में वो माल तैयार होता था और उसे बहुत महंगे दामों में दोबारा भारत में बेचा जाता था। यानी कि ये जो आयात किया गया माल है वो स्वदेशी उद्योगों का नाश कर रहा था। जो छोटे छोटे व्यापारी थे, छोटे शिल्पकार थे, ठीक है, उनके उद्योग धंधे खत्म हो रहे थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले मानते थे कि जो रेलें हैं वो भारत के आर्थिक शोषण का आधार बन रही हैं, और इस कारण उन्होंने भारत में रेलों के विस्तार का विरोध किया। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जो उनके विचार हैं वो है मुक्त व्यापार की नीति के प्रति एक तरह से उन्हें शंका रहती थी, उसका उन्होंने विरोध किया। गोखले ने ये जो स्वतंत्र व्यापार की नीति का विरोध करते हुए कहा था कि भारत पर लादी गई इस नीति ने देश के सभी उद्योगों का नाश कर दिया। क्योंकि जब मशीनों का युग आ गया है, मशीनों के द्वारा व्यापारिक कार्यों को प्रगति दी जाने लगी है, तो जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो खत्म हो रहे हैं। लोग दोबारा से खेती करने को बाध्य हो रहे हैं, लोग निर्धन हो रहे हैं और उनकी देश की प्रगति रुक रही है। गोखले इस बात के पक्ष में थे कि भारत के जो नए उद्योग धंधे हैं उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए। गोखले ने इस बात पर बल दिया कि संरक्षण की नीति को भी बड़े ही सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाना चाहिए। अर्थात मुक्त व्यापार की नीति के माध्यम से जब अंग्रेजों के द्वारा भारत में बड़े बड़े कल कारखाने और उद्योग धंधे स्थापित होने लगे, तो गोखले को इस बात की शंका थी कि ये जो बड़े उद्योग धंधे हैं वो छोटे उद्योग धंधों को खत्म कर देंगे, आम आदमी बेरोजगार और निर्धन हो जाएगा और वो पुनः खेती करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो इन्होंने मुक्त व्यापार की नीति का खुलकर विरोध किया। नेक्स्ट है ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि सुधार पर बल। देखिए, जो गोखले हैं वो किसानों के ऊपर जो कर्ज बढ़ता जा रहा था उसे देखकर चिंतित थे। उनका मानना था कि यदि सरकार के द्वारा किसानों को रियायत नहीं दी गई तो उन पर यह कर्ज का भार बढ़ता ही चला जाएगा और उनके द्वारा कृषि भूमि को गिरवी में रखकर पैसे को प्राप्त करके अपने ऋण को उतारने का प्रयास किया जाएगा, जिससे वो खेतों के या कृषि के विहीन हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे और उनके ऊपर और खर्चा बढ़ता चला जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की तकनीक में सुधार किया जाए, बीज, खाद और सिंचाई के अन्य साधनों को विकसित किया जाए ताकि वो अधिक से अधिक फसल उगा सके, ताकि उनके ऊपर जो इतना कर्ज है उनसे वो मुक्त हो सके। और गोखले का कहना था कि जनता के ऊपर जो सरकार के द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं उन टैक्स को भी कम किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय जनता के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। तो उन्होंने इस बात की आलोचना करते हुए कहा था कि सरकार के द्वारा मनमाने तरीकों से करों में वृद्धि के कारण उपभोग की वस्तुओं की कीमतें और परिणाम स्वरूप जनता के कष्ट बढ़ रहे हैं। यानी कि जितने टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं जनता के ऊपर उतने ही कष्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कर व्यवस्था में सुधार करने के लिए गोखले का सुझाव था कि जो अकाल जब पड़ता है तो अकाल के समय
ये टैक्स वगैरह पूर्णतः माफ़ किए जाने चाहिए। आय कर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि हो, सूती वस्त्र पर उत्पादन शुल्क समाप्त किया जाए, नमक के ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं उनमें कमी की जाए। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण सुझाव गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिए गए ताकि जनता के ऊपर टैक्सों के भार को या करों के भार को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने औद्योगिक विकास पर भी बल दिया और कहा कि इस क्षेत्र को यदि इग्नोर किया जाता है तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। उन्होंने देश के उद्योगपतियों से अपील की कि उद्योगों में लगे श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाने के प्रयत्न किए जाएं, उत्पादन बढ़ाया जाए और भारतीय माल के लिए विदेशों में भी मंडियां खोली जाएं। अर्थात वो औद्योगिक विकास पर बल दिया ताकि जो भारत का मध्यम वर्गीय शिक्षित व्यक्ति हैं उनको वहाँ रोजगार मिल सके, बेरोजगारी से राहत मिल सके और देश का विकास संभव हो सके। तो इस तरह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अपने विचारों के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। यद्यपि गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है कि उनकी ब्रिटिश शासन के प्रति आस्था थी, वह ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भारत का विकास करना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता यह थी कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश सरकार का रवैया साम्राज्यवादी रहा, जहाँ उन्होंने भारत का आर्थिक रूप से शोषण करना चाहा, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ब्रिटिश नीतियों का खुलकर विरोध किया। धन्यवाद।